तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इनेंशियोमर क्लियर, डायस्टियोमर्स क्लियर, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं वो हमको क्लियर हो गया, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं वो हमको क्लियर हो गया। अब हमको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, रेसिमिक आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो वो आप लोगों को थोड़े फॉर्मूले याद करने होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए दो कंडीशन देखते हैं, और टोटल केस होंगे 3। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब आपका मॉलिक्यूल टोटली क्या हो, एसिमेट्रिक हो। कोई दिक्कत नहीं होती, जब एसिमेट्रिक होता है तो हमको पता है कि गारंटी है कि ये डेफिनेटली क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो एसिमेट्रिक, या यूं कहें कि उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी हो, कहीं पर भी कोई भी तरह की सिमेट्रिक प्रेजेंट ना हो। तो पहली कंडीशन, जब मॉलिक्यूल क्या हो, एसिमेट्रिक हो। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, उसको मैं स्मॉल एन से इंडिकेट करूंगा कितने हैं। तो अब आप उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, इसको मैं स्मॉल ए से लिख रहा हूं। ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा 2n, और n क्या है, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन काउंट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो आप क्या निकाल सकते हैं उससे, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के बाद अगर आपसे पूछे कि रेसिमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, रेसिमिक आइसोमर, तो जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 मिलकर के एक रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। तो रेसिमिक मिक्सचर के कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो रेसिमिक आइसोमर क्या होगा, A/2, यानी 4 आइसोमर्स बनने, तो रेसिमिक मिक्सचर के पेयर कितने होंगे, 2। अगर 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको मिल रहे हैं एक्टिव, एक तो डेक्स्ट्रो एक लीवो, तो रेसिमिक मिक्सचर का पेयर कितना होगा, 1 पेयर होगा। ठीक है। और तीसरी कम बात पूछ सकता है, मीजो आइसोमर, जब मॉलिक्यूल टोटली एसिमेट्रिक हो, किसी तरह की उसमें सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्रिक प्लेन नहीं है, उसको इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें मीजो है, मीजो को मैं स्मॉल m से लिखूंगा। मीजो आइसोमर्स कितने होंगे, 0। तो आपको पहली कंडीशन जो केस है वो ये याद रखना है कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, 2n, n क्या है, कायरल कार्बन। ठीक है। और मीजो आइसोमर्स कितने हैं, 0। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर दे दी CH3, या और थोड़ा ऐसा देता हूं, ये आपको मॉलिक्यूल दिया। तो इस मॉलिक्यूल में कहीं पर भी किसी तरह की क्या नहीं है, सिमेट्री नहीं है, कोई भी तरह की सिमेट्री नहीं है। ठीक है। इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, 1 and 2 कायरल कार्बन है, क्योंकि हर कार्बन डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 2। तो इस फॉर्मूले से हम रखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स A = 2n। ठीक है। 2n, ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला है। तो आप क्या लिखेंगे, A, और n की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, इसका मतलब 4। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4 आइसोमर्स बनेंगे। अब आपसे पूछे कि इस कंपाउंड में मीजो आइसोमर्स कितने होंगे, तो 0, क्योंकि जो भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है उसमें मीजो तो बनता ही नहीं है। मीजो कब बनेगा, जब उसमें किसी तरह की सिमेट्री हो, यानी खासतौर पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऊपर वाला जो एक पोर्शन है वो क्लॉकवाइज है, रोटेट कर रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसमें मीजो के तो चांसेस ही नहीं है। तो टोटल इसमें मीजो आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव 4 आइसोमर्स हो गए, मीजो कितने हो गए, 0। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 4। टोटल आइसोमर्स भी पूछ सकता है, अगर मीजो 1 होता तो टोटल कितने होते हैं, 5। लेकिन मीजो इसमें 0 है, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, 4 है, तो टोटल आइसोमर्स भी कितने हुए, 4। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, 4। रेसिमिक मिक्सचर पेयर कितने होंगे, तो रेसिमिक मिक्सचर पेयर में जो भी एक्टिव आइसोमर्स होते हैं उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो इसमें कितने रेसिमिक मिक्सचर के पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर। तो पहली कंडीशन क्या थी, जब मॉलिक्यूल में क्या हो,
एसिमेट्री हो, कहीं पर भी किसी भी तरह की क्या नहीं हो, सिमेट्री ना हो। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, आपको बस ये फॉर्मूले याद करने हैं और कंडीशंस को चेक करना है। दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, मॉलिक्यूल में क्या हो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मॉलिक्यूल में क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, उसको इक्वल टू हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ सिमेट्री या इक्वल टू हाफ, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में, कंडीशन फर्स्ट, इसमें पहली कंडीशन क्या होगी कि कायरल कार्बन इज इन इवन नंबर। कायरल कार्बन किसमें हो, इवन नंबर में हो। तो क्या कंडीशन होगी, तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n-1, ओके। और मीजो के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2n-2/2, ये लो। तो आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल की आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 2,4-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4-डायोइक एसिड। क्वेश्चन क्या है, 2,4-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4-डायोइक एसिड, ये दिया। तो आप लोगों को एक ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ हो, एक स्ट्रक्चर दी हुई, तो आपको ये चेक करना है कि उसमें कोई सिमेट्रिक प्लेन है कि नहीं। आपको पता कैसे चलेगा, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो आप देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें जो भी सब्स्टिट्यूट दिए हुए हैं उनको एक साइड में लिखना, आप एक ही साइड में लिखना। तो जैसे इसको मैं 1,4-डाइहाइड्रोक्सी एसिड, ये तो ओइक एसिड हो गया, 1 2 3 4, और 2 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो एक साइड में करके लिखना, बचे हुए H अपोजिट डायरेक्शन में लिखना। तो अब आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि इसमें दो साइड में क्या है, इक्वल हाफ में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अब इसमें ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये देखिए कायरल कार्बन इवन नंबर में भी है, ये इवन नंबर की कंडीशन में ये फॉर्मूला होंगे। अगर ऑड नंबर की कंडीशन होती तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, कायरल कार्बन इज इन ऑड नंबर। ठीक है, इज या फिर आर, जो भी बहुत सारे होंगे तो बोल सकते हैं, 2 3 कितने भी हो सकते हैं, इन ऑड नंबर। ऑड नंबर में होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, ए ऑप्टिकल एक्टिव के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2n-1 माइनस 2n-1/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और मीजो के लिए ये जो है ना, ये फॉर्मूला दोबारा लिख देंगे। मीजो कंपाउंड्स के लिए, मीजो आइसोमर्स के लिए 2n-1/2, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखिए इस मॉलिक्यूल में जो आपको मैंने दिया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, और जो साइड के सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको वन साइड में लिखना है। नीचे है तो नीचे लिखना, ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर की तरफ लिखो, लेकिन लिखना एक साइड में ही, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें सिमेट्री है कि नहीं। तो साफ साफ दिख रही है। अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो इक्वल टू हाफ्स में एक क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, इसका मतलब इसमें एक मीजो आइसोमर भी बन सकता है। तो इसकी वजह से अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले इन दोनों में से कोई सा एक लगाना है। अब कौन सा लगाएंगे, कायरल कार्बन क्या है, इवन नंबर में है, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए इस मॉलिक्यूल के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये तो पता चल गया कि कायरल कार्बन कितने हैं, 2, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलिए एक्टिव आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2^2-1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2^1। इट मीन्स 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक तो डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो होगा। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2। अब मीजो चेक कर लेते हैं। मीजो के लिए फॉर्मूला क्या है, 2^n-2/2, n की वैल्यू कितनी रखी है, 2। तो अब मीजो के लिए स्मॉल m लिखना पड़ेगा। हाँ, 2n की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू 2।
2 - 2/2। तो इसको आपने सोल्व किया तो 2's पावर 0 और किसी की भी पावर 0 हो तो क्या लिखते हैं हम 1। तो मीजो आइसोमर्स कितने बनेंगे 1। तो इस मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे 2 और मीजो आइसोमर्स कितने होंगे 1। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इस मॉलिक्यूल के लिए बताइए मीजो आइसोमर्स कितने होंगे 1 आइसोमर्स होगा। ऑप्टिकल एक्टिव पूछे तो आपको बताना है 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। टोटल आइसोमर्स पूछे कि ये कितने स्टीरियो आइसोमर्स बना लेगा ये मॉलिक्यूल, तो आपको कितने बताने 2 + 1। टोटल कितने हो गए टोटल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक्टिव प्लस मीजो, एक्टिव कितने हैं 2, मीजो कितना है 1, तो 2 + 1 = 3। तो टोटल आइसोमर्स होंगे 3। चलिए और हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं 2,4 डाइब्रोमो 3 क्लोरो 1,5 या पेंट 1,5 डाइओइक एसिड ये मैंने दे दिया और पूछ लिया कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनाएगा। उसमें ऑप्टिकल एक्टिव भी बताइए और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी, ये क्वेश्चन है मेरा। तो 2,4 डाइब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 1,5 डाइओइक एसिड। तो पहले आप बनाइए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो ये लो हमने ये बना लिया। 1,5 पर क्या लगा दिया 1 2 3 4 एंड 5 1,5 डाइओइक एसिड। अब सब्स्टिट्यूट क्या है 2,4 पर डाइब्रोमो 2। अब आपको एक साइड में बनाना है 2,4 पर ब्रोमो, ये लो H, ये आपने लिखा, ये ब्रोमो आपने लिखा। अब 3 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, ये भी एक तरफ लगाना है। अब देखिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री नजर आती है तो आप देखिए यस इसमें एक सिमेट्री है, हाफ Cl इधर हाफ Cl इधर, हाफ कार्बन इधर हाफ कार्बन इधर, हाफ हाइड्रोजन इधर हाफ हाइड्रोजन इधर। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है एक सिमेट्री है। इसके इधर भी CHBr इधर भी CHBr, आगे COOH आगे COOH। यानी इस मॉलिक्यूल को मैं इक्वल टू हाफ्स में कट कर सकता हूं। इट मींस दिस मॉलिक्यूल हैज 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर मुझे इन दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यहाँ Br की जगह कुछ और होता I होता, तो मॉलिक्यूल में कोई भी तरह की क्या नहीं होती सिमेट्री नहीं होती। बट दिस मॉलिक्यूल हैज 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट मींस वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। तो आपको कार्बन काउंट करना है। ये क्या होगा, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, लेकिन ये क्या है सूडो कायरल कार्बन है, क्योंकि इस कायरल कार्बन से ये पूरे ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है दोनों सेम लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सूडो कायरल कार्बन। लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे, कायरल कार्बन के साथ कंसिडर करना होगा, कहीं आप इसको छोड़ न देना। तो इस तरह से हम कायरल कार्बन की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें टोटल कायरल कार्बन कितने कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं 3, 1 2 3। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री जिस कार्बन से आप निकाल लें उस कार्बन को भी आपको कायरल कार्बन की तरह काउंट करना है। हाँ मैं समझ सकता हूँ दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए इसको हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको एक नई टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं सूडो कायरल कार्बन। इज इट क्लियर? आपको ये काउंट करना है वरना आप ये फॉर्मूले में गलत कर बैठेंगे। तो आपने कार्बन काउंट किए तो टोटल कार्बन कितने मिले आपको N = 3। तो कायरल कार्बन ओड नंबर में है कि इवन नंबर में? डेफिनेटली ये ओड नंबर में है। ओड नंबर में है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों में से? इन दोनों में से ये ओड नंबर वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम एक्टिव और मीजो आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा ये होगा ऑप्टिकल एक्टिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 2n - 1 माइनस 2n - 1/2। ये तो हो गया एक्टिव के लिए। और मीजो के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अगला पोर्शन लिख देना है 2n - 1/2। ये लो इस तरह से मीजो निकालेंगे। टोटल निकालने तो एक्टिव और मीजो को जोड़ देंगे तो टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल के कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 ली,
2 पावर 3 माइनस 1 2 पावर 2, यानी कितना हो गया 4 आइसोमर्स तो ये होंगे, और इसमें माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन जो भी आएगी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गए। तो इन तीनों को आप एक बार फिर से देख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए इनको, और कौन सी कंडीशन पर कब क्या अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। देखिए अगर पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी तरह की सिमेट्री नहीं हो तो पहला फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे जब वो एसिमेट्रिक है 2 पावर n, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के लिए, और मीजो क्या होते हैं 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मॉलिक्यूल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल 2 पार्ट्स, उसमें सिमेट्री हो, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या होगी, उसमें पहली कंडीशन एक ही क्या होगी कि कार्बन है, कायरल कार्बन है, वो क्या हो इवन नंबर में हो, इवन नंबर में हो, यानी इवन नंबर में क्या है कायरल कार्बन का संख्या नंबर, ठीक है, स्मॉल n जिसको बोलते हैं इसमें, ये लो ये इवन नंबर में हो। तो एक्टिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 पावर n-1, और मीजो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 पावर n-2 अपॉन 2। और इसमें ही सेकंड कंडीशन, अगर ये ओड नंबर में हो कायरल कार्बन यानी स्मॉल n क्या हो ओड नंबर में हो, तो एक्टिव के लिए क्या फॉर्मूला है 2 पावर n-1 माइनस 2 पावर n-1 अपॉन 2। और मीजो जो सेकंड पोर्शन है वो मीजो का ही है, तो मीजो का क्या फॉर्मूला होगा 2 पावर n-1 अपॉन 2। ये लो, ये तीन फॉर्मूला याद रखने, कंडीशन अप्लाई करना सिखा दिया, कायरल कार्बन को काउंट करना सिखा दिया, अब आप लोगों को याद रखना, ये फॉर्मूले तीनों रिमेंबर करना है आपको। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल एक्टिव या मीजो आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे और कैसी भी स्ट्रक्चर भी दी जा सकती है, तो आप लोगों को क्या करना है सारे सब्स्टिट्यूट को एक तरफ करके देख लेना है, वो एक तरफ है तो इसका मतलब आपको आइडिया इजीली लग जाएगा कि इसमें सिमेट्री है कि नहीं है। तो ये तीनों सारी कंडीशंस आपको माइंड में रखनी है। तो इसके साथ आपने पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं फ्रेमिंग कर देता हूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होंगे सेम होंगे, बट ऑप्टिकल नेचर डिफरेंट होगी। अब ऑप्टिकल नेचर क्या होती है? जो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने में कैपेबल होते हैं उनको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं, और वो दो तरह के हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। ऑप्टिकल इनएक्टिव उनको बोलते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर सकें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें किसी तरह की क्या नहीं होती, सिमेट्री नहीं होती। इट मींस कंक्लूजन क्या निकला कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो मॉलिक्यूल शो करेंगे जिनमें कोई भी तरह की सिमेट्री ना हो, इट मींस वो एसिमेट्रिक हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव में वो डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं और लीवो भी हो सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा। इसके अंदर इनेंशियोमर्स क्या है, डायस्ट्रियोमर्स क्या है, फिर आपको पता चल गया कि कैसे कैसे हम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ने के बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन पर बात करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम डीएल नोटेशन भी बोलेंगे, डीएल कॉन्फ़िगरेशन या डीएल नोटेशन। देखिए बहुत सिंपल है, इसको एकदम सिंपल वे में पढ़ना आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसको समझिए आप। अगर कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इसकी थोड़ी हिस्ट्री है, ये माइलो फिशर ने इसको बताया कि उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया ग्लिसरल्डिहाइड। ये स्मॉल डी यानी डेक्स्ट्रो ग्लिसरल्डिहाइड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, और ये लीवो ग्लिसरल्डिहाइड का ये रिप्रेजेंटेशन है।
फिशर ने ग्लिसरल्डिहाइड का जो डेक्स्ट्रो आइसोमर था उसका ये रिप्रेजेंटेशन दिया और लीवो आइसोमर का ये रिप्रेजेंटेशन दिया। अब डेक्स्ट्रो लीवो की बात करना भूल जाइए, छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई कायरल कार्बन यानी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, वो राइट साइड में हो तो उस नोटेशन, उसको हम कैपिटल डी नोटेशन कहते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल एल नोटेशन देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। अब जो भी हम डी और एल की बात कर रहे हैं उनको हमने क्या किया, इस ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेट किया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब और मॉलिक्यूल, चाहे उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रो हो लीवो, से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है उनसे। अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर उनके ग्रुप हैं वो राइट साइड में लगे होंगे, जो बड़ा ग्रुप है, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट है, वो राइट साइड में लगा इसकी तरह था, उसको कैपिटल डी नोटेशन से इंडिकेट करते हैं। और वो लेफ्ट साइड में लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एल नोटेशन या कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो ये डीएल नोटेशन है, कोई ऑप्टिकल नेचर बताने के लिए नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ग्रुप का जो ग्रुप की जो कोई मॉलिक्यूल उस पे ग्रुप जो लगे हुए हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो राइट साइड में जुड़ा है कि लेफ्ट साइड में, कौन से फॉर्मूला पर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ये कोई एसिड है, ग्लिसरिक एसिड ले लेता हूं, CH2OH, और इस पर ये OH और ये H इधर लगा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि इसका नोटेशन क्या है, इस ग्लिसरिक एसिड का नोटेशन क्या है, तो आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें एक ग्रुप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे किस साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये डी नोटेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, डी है। तो डी का मतलब हम समझ गए होंगे कि उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगा हुआ जो ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, वो राइट साइड में है, वो राइट साइडेड है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी ऑप्टिकल नेचर कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये जो डी है तो इसलिए इसका ऑप्टिकल नोटेशन डेक्स्ट्रो ही होगा, स्मॉल डी होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो डी है इसका ऑप्टिकल जो नेचर है वो डेक्स्ट्रो है, और जबकि इस डी का ऑप्टिकल नेचर है लीवो। तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं, कंफर्म नहीं है कि डेक्स्ट्रो का डी स्मॉल डी होगा, कैपिटल डी का जो ऑप्टिकल नेचर स्मॉल डी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटल डी का लीवो भी हो सकता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल नेचर को तो हम देख के बता ही नहीं सकते, तो इसलिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि हम जो अब टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिर्फ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को बता रहे हैं। और ओरिएंटेशन बताने का सबसे पहला मेथड क्या, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। हम इसको कैपिटल डी और कैपिटल एल से इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसको डीएल नोटेशन भी बोलते हैं। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, राइट साइड में हो तो कैपिटल डी और लेफ्ट साइड में हो तो कैपिटल एल नोटेशन होगा। बोलिए ये बात क्लियर होती है कि नहीं। तो और 2-4 एग्जांपल देख ले। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में रिलेट किए गए हैं, तो आप कहेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेट किए गए। डी ग्लिसरल्डिहाइड अगर राइट साइड में है तो डी नोटेशन, लेफ्ट साइड में है तो एल नोटेशन। तो चलिए और बात करते हैं आगे। ऐसी कंडीशन दे दी तो बड़ा हैरान हो गया बच्चा देख करके, सर इसमें तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में एक तरफ तो राइट साइड में, एक तरफ एल साइड में, लेफ्ट साइड में, तो मैं क्या करूं, इसको कैपिटल डी बताऊं कि कैपिटल एल? ऐसा आपने प्रॉब्लम दे दिया, मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं इसको क्या बताऊं। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, इस मॉलिक्यूल की नंबरिंग करनी है, जैसे आईयूपीएसी नंबरिंग करते हैं ना वैसे ही। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हाई नंबर कायरल कार्बन को आपको मार्क करना है। तो ये कायरल कार्बन इसमें एक तो, और एक कायरल कार्बन ये है, तो इसमें दोनों में से 2 और 3 में से हायर कायरल कार्बन कौन सा है, जिसकी नंबरिंग
ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये है, तो आप इसको मार्क करो, इसको फोकस करो। अब इसको देख के बताओ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप है वो राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो हम इसके भी यहाँ पर बताएंगे कि ये L कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? L। जब एक से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, और जो हायर रैंक्ड होगा, सॉरी हायर रैंक नहीं, हायर नंबर कायरल कार्बन, हायर नंबर कायरल कार्बन, उसके बिहाफ पर हम बताएंगे कि डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो होगा। और ये एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ये मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है। अब इस ग्लूकोज का बताना है आपको नोटेशन कि ये डी ग्लूकोज है, कैपिटल डी ग्लूकोज है, या एल ग्लूकोज है, कैपिटल एल ग्लूकोज है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो अब आप देख रहे हैं इसमें आपको कई कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। इसमें 4 कायरल कार्बन है। तो इसका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए आपने नंबरिंग की, फंक्शनल ग्रुप को 1 देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हाइड नंबर कायरल कार्बन कौन सा है? ये 5th वाला। अब बताइए, इसको देख करके बताइए, अगर इस पर हॉरिजॉन्टल ग्रुप राइट साइड में हो तो डी और लेफ्ट साइड में होता तो एल। आप बताएंगे इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? ये डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। दिस इज डी ग्लूकोज। डी क्या बता रहा है कि इसमें जो हाई नंबर का कायरल कार्बन है उस पर लगा हुआ जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है? राइट साइड में लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम रखा है? डी कॉन्फ़िगरेशन नाम रखा है। तो अगर एक हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो राइट साइड में लगेगा वो डी, लेफ्ट साइड में लगेगा वो एल। और 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा कायरल कार्बन हुआ तो आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है। जो हाई नंबर कायरल कार्बन होगा उसके बिहाफ पर आपको बताना है कि ये डी होगा कि एल होगा। अब देखिए, कभी कभी क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है उस पर चेंज दे देते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि जो टॉप फंक्शनल ग्रुप होता है, या जिसको कहें कार्बन 1 C1 और टर्मिनल, लास्ट कार्बन टर्मिनल, वो इस वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए। और जितने भी साइड के ग्रुप्स हैं वो साइड में किधर भी हो सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो करेक्ट कब होता है? सही फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होगा उसमें क्या होगा? टॉप पर फर्स्ट कार्बन होना चाहिए और उसके लास्ट नीचे टर्मिनल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। और साइडों में दाएं बाएं क्या हो? कोई भी ग्रुप हो सकता है। वो क्या होगा? करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा। अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल ऐसे दे देता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा COOH, CH3, OH एंड H। अब आपसे पूछेगा बताइए इसका D होगा कि L होगा, क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 कन्वर्जन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं है। ये 1 कार्बन तो ऊपर है, फिर सेकंड कार्बन नीचे, थर्ड कार्बन, ये टर्मिनल कार्बन नीचे होना चाहिए। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को सही करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप को आपको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप को जहां लेके आना चाहते हैं उसके साथ अदला बदली कीजिए। इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, इसको यहाँ पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो मेरा जो कन्वर्जन हुआ वो क्या हुआ? इस तरह से COOH, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ OH आ गया। अब आपने जो कन्वर्जन में किया है, जो भी काम किया है, एक्सचेंज किया है ग्रुप्स को, तो उससे उसकी इम्पैक्ट है, जो उसकी नेचर है वो चेंज हो गई। वापिस वही नेचर लाने के लिए, वही कंडीशन लाने के लिए इसको आप क्या कीजिए? रोटेट कर दीजिए 180 पर, पूरा बदल दीजिए। आप इसको पूरा घुमा दीजिए इस तरह से, 180 पर रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री पर। तो इसको घुमा देंगे तो ये आपको नजर आएगा इस तरह से। घुमाएंगे तो OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, H और ये क्या हुआ? OH। तो ये और ये सेम कंडीशन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। पोजीशन कहीं लगी हो,
पहली और ये लास्ट सेम कंडीशन है। अब आपसे को पूछे कि बताइए कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन होगा कि एल कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसको देख के बता दीजिए जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर कट दिख रहा है। ये लेफ्ट साइड में क्या बोल रहे हैं इसको, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन वाला मॉलिक्यूल है। क्योंकि इस पर तो आप देख के निकाल नहीं सकते थे, आपने पहले इसको करेक्ट ऑर्डर में लेके आना है। करेक्ट ऑर्डर में लाने के लिए क्या जरूरत है, जिस ग्रुप को जहां लाना है उसके साथ एक्सचेंज कीजिए, उसके बाद में 180 पर क्या कर दीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए, तो वो कंडीशन आ जाएगी आप लोग। और देखते हैं एक मॉलिक्यूल, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि डी होगा या एल, ये आपको बताना है। तो पहले आपको सबसे पहले चेक करना है ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला सही है क्या नहीं। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि टॉप पर नंबर 1 कार्बन आता है। नंबर 1 कार्बन ये है, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो 1, 2 और 3, तो ये सबसे ऊपर टॉप पर होना चाहिए था, यानी वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए था। और वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर लेके आना है, तो इसको यहाँ लेके आना चाह रहे हैं तो इसके साथ इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आपने ये कन्वर्जन किया, तो अब आप बताइए ऊपर क्या पहुंच गया, COOH, और ये क्या हुआ, NH2, और यहाँ CH3 और H। अब ये कन्वर्जन करने पर, ये एक्सचेंज करने पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 180 डिग्री पर क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। 180 डिग्री पर इसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करते ही आपके पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, COOH और ये CH3, ये घूम करके इधर आ गया, ये लो NH2 इधर आ गया, और ये क्या हो गया, ये H इधर चला गया, H इधर चला गया। तो अब बताइए इसको देख करके बता दीजिए कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये एल कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेफिनेटली इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एल कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में देते हैं। फिशर ने इसमें पहले एक फॉर्मूला बनाया, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट साइड में कोई ग्रुप लगा हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह, तब तो डी नोटेशन कैपिटल डी, लेफ्ट साइड में हो तो कैपिटल एल नोटेशन। बहुत सारे कायरल कार्बन हो तो हम नंबरिंग करेंगे, जो हायर नंबर वाला कायरल कार्बन है उसके बिहाफ पर बताएंगे कि वो कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है। और प्रोजेक्शन फॉर्मूला सही ना हो तो उसमें क्या करेंगे, कन्वर्जन करके, ठीक है, ग्रुप जहां लेके जाना चाहते हैं उसको कन्वर्जन कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। उसके बाद में उसके नेचर को वैसा का वैसा ऑब्टेन करने के लिए 180 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। तो फिर हम इसको देख करके बता देंगे कि डी है तो ये भी डी है, और ये एल है तो वो वाला भी क्या था, एल था। इस तरह से हम क्या करते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। अब इसमें एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, वो भी आप देखिए। अगर कोई दो ये ग्रुप है OH, OH, H और H, और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ये ग्रुप सेम हो तो ऐसी कंडीशन को इरीथ्रो बोलते हैं, इरीथ्रो। और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं थ्रियो, थ्रियो। तो आप लोगों को इसमें काफी हेल्प मिलेगी कई कंडीशंस में। कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे उसमें इरीथ्रो, थ्रियो कंडीशन का जिक्र होगा, ये नाम बोले जाएंगे, नोटेशन बोले जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पास पास जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक साइड में हो तब तो क्या बोलेंगे इनको, इरीथ्रो, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, थ्रियो। ठीक है, तो अब आप लोगों को देखना है कैसे क्या क्वेश्चन बनाने इससे। आप जैसे मान लीजिए ऐसे बोलता है कि इरीथ्रो डी, ठीक है, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या, अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं,
ये देखिए, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ये ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो ये सारे क्या है 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनोइक एसिड है। 2, 3 पर क्या लगा डाइहाइड्रोक्सी, तो 2, 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, तो पहले तो आपको देखना है कि डी यानी डी नोटेशन चेक करना है। तो आप नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन तो 3 हुआ सब में। ओके, इसमें आपको क्या चेक करना है, डी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। ठीक है, तो ये डी है। ओके, ये डी है ही नहीं, इसकी बात नहीं कर सकते। ये भी डी नहीं है, इसकी भी बात नहीं करेंगे। और ये डी है। ये 2 ऑप्शन में हमको मिला डी, ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन है और ये भी डी नोटेशन है। ओके, अब देखिए डी में, अब ये डी है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने से वो इरीथ्रो होता है कि 3O, वो होता है 3O। और सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये क्या हो गया इरीथ्रो। तो हमको क्या पूछा है, इरीथ्रो पूछा है। तो इरीथ्रो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से और डी नोटेशन भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 4। तो ये 4 स्ट्रक्चर दे रखी हैं और पूछा इरीथ्रो D2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सब एक जैसे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं। तो आपको पता है इरीथ्रो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, और डेक्स्ट डी और एल कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन मैंने लिखना सिखाया है, तो उस बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि कौन सा कैसा होगा। तो ये डी और एल नोटेशन और इरीथ्रो और 3O टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो नोटेशन आएगा या कॉन्फ़िगरेशन बताने का जो तरीका आएगा वो होगा एब्सोल्यूट या फिर RS नोटेशन। नेक्स्ट होगा कॉन्फ़िगरेशन का बताने का तरीका RS नोटेशन। ठीक है, ये RS नोटेशन है, इसको आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS मेथड, ये कॉन इनगोल्ड प्रेलोग उस सीक्वेंस रूल पर बेस्ट है जो हमने EZ में सिस्टम में सीखा था। कॉन इनगोल्ड प्रेलोग सिस्टम पर बेस्ट है RS नोटेशन। RS नोटेशन का मतलब समझ लीजिए, इसको किसी से रिलेट नहीं किया पहली बात तो, इसलिए आपको ये समझना है इसको एब्सोल्यूट नोटेशन का है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिलेट नहीं किया गया है। जो कॉन्फ़िगरेशन बताना है, जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है उसी के बेसिस पर आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं इसमें कैसे क्या करना होता है। इसमें कायरल कार्बन से जो जुड़े होंगे 4 ग्रुप A, B, C, D, ये 4 ग्रुप जुड़े होंगे। आपको सबसे पहले कॉन इनगोल्ड जो प्रेलोग मेथड है उसके बेसिस पर आपको एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर का कोई भी मेथड अप्लाई करके आप सीक्वेंस बनाइए। अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूँ 1, 2, 4 और 3, ये बनाया 1, 2, 3 एंड 4, या यहाँ किसी भी, यहाँ 4 आ सकता है, कहीं पर भी कुछ लीजिए, जैसे 1 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये क्या बच गया 2। ये आपने सीक्वेंस बनाई। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस बनाना सिखा भी देता हूँ साथ साथ में, जैसे H, Br, Cl और F। तो इनमें सबसे एटॉमिक मास ज्यादा किसका है उसको नंबर 1 सीक्वेंस देखते हैं। 1, देन क्या होगा क्लोरीन, देन फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन लास्ट में 4th। तो आप क्या करेंगे, फोर्थ ग्रुप को आप अवॉइड करेंगे, देखेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं। बाकी 3 को कंटिन्यूस 1, 2, 3 तरफ अपनी आंखें घुमाइए। तो मैं इसमें अगर 1 से 4th को तो अवॉइड करना है, 1 से 3 की तरफ घुमाता हूं, 1, 2 देन 3, तो मेरी आंखें किस तरह से घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। इसमें देखिए 4th को अवॉइड करके 1 से कंटिन्यू 3 की तरफ अपनी आंखें घुमाइए, 1, 2, 3 कैसे घूम रही हैं, आपकी आंखें क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं तब उसको हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन, और क्लॉकवाइज घूमती हैं उसको बोलते हैं आर रेक्टस टर्म से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है स्टीयरिंग को राइट साइड में घुमाना। राइट साइड में घुमाने को, अपनी आंखों को राइट साइड में आप घुमाइए तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टस आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपकी आंखें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं यानी स्टीयरिंग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंसिटर। सिंसिटर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज।
और आर रेक्टस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो आपको दो ही कॉन्फ़िगरेशन बताने, या तो आर होगा या एस होगा। आपकी आंखें या तो क्लॉकवाइज घूमेंगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर आपकी आंखें 1 2 3 ग्रुप्स को देखने के लिए कंटिन्यूस 1 से 2 को देखिए, 2 से 3 को देखिए, 4th को हमेशा अवॉइड करना है। 1 से 3 सीक्वेंस को कंटिन्यू देखेंगे, 1 2 3 इस तरह चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ देखेंगे। अगर आपकी आंखें क्लॉकवाइज घूमती हैं तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस। तो अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, उसको यूज करेंगे। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से सीक्वेंस रूल पर बेस्ड है, कोहन, इनगोल्ड, प्रेलोग। ये बात क्लियर। कैसे सीक्वेंस बनाते हैं, ईजेड में हमने पढ़ा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, या यूं कहें जिसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा उसको फर्स्ट सीक्वेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी रूल है ये। तो चलिए हम बात करते हैं, इसमें भी कंडीशन डाल देते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर मॉलिक्यूल जो आपको दिए हैं वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर हो, क्रॉस दिया हुआ इस तरह से दिए हुए, तो क्या करेंगे। तो पहली कंडीशन, इफ मॉलिक्यूल्स ऑन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इस पर बेस्ड हो, इस पर आपको दिया हुआ है, फिशर फॉर्मूला पर आपको मॉलिक्यूल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर OH, COOH, H एंड CH3, या यूं कहे, हाँ चलिए CH3, ये मैंने आपको दी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये RS कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन, ये कायरल कार्बन है। आप चारों ग्रुप्स की रैंक को डिसाइड कीजिए। कोहन, इनगोल्ड, प्रेलोग रूल्स लगाएंगे। फर्स्ट रैंक इस पर जाएगी, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्या करना है, अगर फोर्थ रैंक इस वर्टिकल लाइन पर हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल नोटेशन कीजिए। तो रोटेशन करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको 1 से, इसको तो अवॉइड करनी है आपको, 1 2 और 3 आपको घुमाना है स्टेयरिंग ऐसे, अपनी आंखें ऐसे घुमानी है। तो आपकी आंखें कैसे घूम रही है, एस, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और देखते हैं, ये दे दिया, ये कार्बन है। तो अब देखिए, सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4th। तो फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है, तो नॉर्मली आप जैसे 1 से 2 की तरफ जाइए, 2 से 3 की तरफ जाइए, तो आपकी जो आंखें कैसे घूम रही हैं, वो क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये भी कैसा हो गया, आर। और देखिए एक एग्जांपल, तो हायर प्रायोरिटी अब मैं Br को दूं, 1 2 Cl को, 3 ऑक्सीजन को, ये फोर्थ यानी फोर्थ ग्रुप फिर वर्टिकल लाइन पर है। तो नॉर्मल 1 से 2 की तरफ जाइए, 2 से 3 की तरफ जाइए, तो आपकी आंखें कैसे घूम रही है, इस बार कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये कैसा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को ये पहचानने में इजी हो गई। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर फोर्थ ग्रुप, मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनिए, अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में फोर्थ ग्रुप क्या हो, वर्टिकल लाइन पे हो, तो नॉर्मल आपको सीक्वेंस रूल अप्लाई करना है। आर हुआ, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तो एस, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो एस। अब इसी में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। अगर फोर्थ ग्रुप जैसे मान लीजिए एच है, ये लो, या COOH डाल देता हूं यहां पर, COOH। अब आप कोहन, इनगोल्ड, प्रेलोग सीक्वेंस रूल अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर ना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मल सीक्वेंस रूल अप्लाई करके जो आता है उसका उल्टा कर देंगे। आर आता है आपका सीक्वेंस, आपकी आंखें क्लॉकवाइज घूम रही तो आर आएगा, आर का आपको क्या लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा। और एस आ रहा है तो उसका क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इसको आपने चेक कर लिया, पहले यही चेक करना है कि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है कि नहीं। वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो क्लियर कर लेना है कि आप अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। तो आप 1 से 2 और फिर 3 इस तरह से घूम रहे हैं, तो आपका ये रोटेशन कैसा आ रहा है, अपनी आंखें कैसे घूम रही है आपकी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर। लेकिन ये फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर इसे उल्टा कर लिखना पड़ेगा, और आर का अपोजिट क्या होता है, एस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एस। तो ये मॉलिक्यूल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। या फिर 2 कन्वर्जन कीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट, अब कंपटीशन में जा रहे हैं
तो बहुत वेरी शॉर्ट मेथड चाहिए। तो अगर ये वर्टिकल लाइन पर नहीं है फोर्थ ग्रुप तो क्या करना है, आर का एस लिखना है और एस का क्या लिखना है, आर लिखना है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एच ओ एच सी एच ओ और सी एल, ये मैंने डाल दिया। तो इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछता है क्या होगा, तो आप सीक्वेंस बनाइए। सबसे पहले क्लोरीन को फर्स्ट, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन थर्ड और देन हाइड्रोजन फोर्थ। तो फोर्थ ग्रुप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, न कि वर्टिकल लाइन पर। वर्टिकल लाइन पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो क्या करेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा उसका इन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 एंड 3 ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या आता है, एस। लेकिन फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर नहीं होने की वजह से मुझे एस का इन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा आर। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों को माइंड रखना है, ठीक है। पहली कंडीशन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर हो तो आपको ये बता। अब वेज डैश फॉर्मूले पर हो नॉर्मल, अगर नॉट ऑन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नॉट ऑन फिशर फॉर्मूला इस पर ना हो, कैसी भी कंडीशन हो। तो अगर मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूल दे रहा हूं कार्बन, ये ग्रुप दे रखे हैं, इनमें से एक आपको डैश डैश लाइन मिलेगी, डॉट लाइन मिलेगी इस तरह से। तो अब क्या क्या करना है, जब फोर्थ ग्रुप, पहले सीक्वेंस बनाइए 1 सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप वो डॉटेड लाइन पर हो, ठीक है। डॉटेड लाइन पर नहीं, जो आपसे दूर है, इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है, तो डॉटेड लाइन पर हो तो उसको आप अवॉइड करने, फोर्थ ग्रुप को वैसे ही अवॉइड करना है। बाकी को 3 को देख करके देखिए, 1 फिर ये 2 और फिर 3, ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर फोर्थ ग्रुप डॉटेड लाइन पर ना हो तो वहां फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या था कि फोर्थ ग्रुप, फोर्थ सीक्वेंस वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पर ना हो तो आर का हम क्या लिख रहे थे, एस, और एस का क्या लिख रहे थे, आर। इसी तरह से अगर इस तरह के फॉर्मूले में भी फोर्थ ग्रुप डॉटेड लाइन पर ना हो तो आर का एस लिखेंगे और एस का आर लिखेंगे। तो बस ये आप लोगों को देखना है। इस तरह से आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनके आर एस नोटेशन या आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपने जान लिए, ठीक है। तो और नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा ये जितना भी आइसोमरिज्म था ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।